The correct use of some commonplace words. इन अल्फाज को हम रोज़मर्रा इंग्लिश के बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और इनके इस्तेमाल का सही तरीका नोट करें। पहला वर्ड है अपॉइंटमेंट। क्या है अपॉइंटमेंट? आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम, अ फ्रेंड ऑफ माइन। कि मेरी अपने एक दोस्त है जो मुश्तरका दोस्त है, या मेरा दोस्त है असलम, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट है, मुझे उससे मिलना है। असल में ये करेक्ट वर्ड ये है कि आई हैड अरेंज्ड टू मीट और सी असलम, अ फ्रेंड ऑफ माइन। एक्सप्लेनेशन देखें। वी मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी अ डॉक्टर, प्रिंसिपल और अ बिजनेस पर्सन एटसेट्रा। I have got an appointment to see Dr. Anwar on Tuesday. Correct. हम किसी डॉक्टर, प्रिंसिपल, कारोबारी शख्स वगैरह के साथ मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम अशखास मसलन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात के लिए अरेंज्ड टू मीट या सी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट और अरेंज टू सी या सी या अरेंज टू मीट, ये जो वर्ड है ना, इनके डिफरेंस ये है कि अपॉइंटमेंट जब आप किसी बड़ी शख्सियत का डॉक्टर, प्रिंसिपल या कारोबारी शख्सियत से मिलने के लिए करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट होती है। और जब वैसे अपने दोस्त, ahbab, रिश्तेदार या बाकी तमाम अशखास जो होते हैं उनके साथ आपने अगर मीटिंग करनी है या मिलना है तो फिर आपने दो वर्ड यूज करने हैं, सी या अरेंज टू मीट। अब एक वर्ड है सी। अब सी के यहाँ पर तीन मीनिंग है, याद रखिए। सी का सबसे पहला मीनिंग है देखना, दूसरा मीनिंग है सी का मिलना, और तीसरा मीनिंग है समझना। ठीक है, ये आपने याद रख लें। कहते हैं ना ओ आई सी, यानी कि मुझे अब समझ आई बात की। और सी का मतलब देखना के मकसद है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं। ही सा आ लाइन, उसने शेर देखा। इस तरह सी का मतलब होता है समझना। ठीक है, समझना, सोचना और देखना। दूसरे नंबर पर है बेस्ट। ही इज द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल। इनकरेक्ट, ही इज द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल। अब ये जो लफ्ज है ना बेस्ट, ये असल में एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं। इसमें सिफ्त की तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री में मुकाबला किया जाता है, गुड का दूसरी डिग्री होगी बेटर, और जो बेस्ट है गुड की तीसरी डिग्री आ गई, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। लेकिन द बेस्ट आ जाए तो इसके साथ दा भी लगता है। द बेस्ट आ जाए तो उसके साथ एक नाउन आएगा। इस तरह द बेस्ट प्लस सर्जन, सर्जन आ गया नाउन। इसके बाद जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी फौरन वो इन होगी, ना कि ऑफ। It is one of the best theatres of London. It is one of the best theatres in London. The phrase that follows the best या the best plus noun, कि the best और noun इकट्ठे आ जाए तो usually begins with in, तो in के इनके साथ शुरू होगा, इनके साथ लगेगा, not off, ना के off। off नहीं लगाएंगे यानी कि in लगाएंगे। One of the best restaurants in London, some of the best students in the class। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। The phrase that follows the best plus noun usually begins with in, not off। बेस्ट के बाद अगर नाउन आए तो लफ्ज इन लगाएं, यानी कि प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ना के ऑफ। अब आपको समझ आ गई। द बेस्ट एडजेक्टिव की तीसरी सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ नाउन आ जाए तो उसके बाद फौरन क्या लगाएंगे, हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है बस। द बेस्ट वे टू सी लंडन इज टू गेट इन अ बस।
द बेस्ट वे टू सी लंदन इज टू गेट ऑन बस, कि लंदन को देखने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि बस पर सफर करें, बस पर सवार हो जाए। She said I was in the wrong bus. She said I was on the wrong bus. अब यहाँ पर एक आ गया बस और दूसरा हो गया कार। अब कार के बारे में देख लें। I went into the car and turned on the engine. मैं कार में दाखिल हुआ, बैठा और मैंने इंजन ऑन कर दिया। I got into the car and turned on the engine. यहाँ पर मिस्टेक यह है कि went and go into नहीं होता, कि get into होता है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो got into आ गया। कार में सवार होना get into। I went out of the car and waited outside the shop. मैं कार से बाहर निकला और शॉप के बाहर इंतजार करने लगा। She got out, get out from the car. कार से जब दाखिल होना हो तो get into या get in, और जब बाहर आना हो तो get out आएगा। She got out of the car and apologized. ये करेक्ट है। अब देखिए, कार या टैक्सी में बैठने के लिए गेट इन या गेट इन टू लगाएं। समझ आ गई? बाहर निकले के लिए गेट आउट ऑफ लगाएं। गेट इन, गेट इन, इंग्लिश देख ले, गेट इन या गेट इन टू, और गेट आउट ऑफ द कार और टैक्सी। शी got in the car and drove away. वो कार में बैठी और ड्राइव करके ले गई। I got out of the car to see what was happening. मैं कार से बाहर आया और देखा कि क्या हो रहा है। जबकि बस पे सवार होने के लिए ऑन द बस आएगा, ठीक है ना, ऑन द बस। नंबर 5 है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। Soon it began to become dark and it was time to go home. Soon it began to get dark and it was time to go home. अब देखो get dark आ गया, यहाँ become dark नहीं आएगा। The last candle went out and everything became dark. The last candle went out and everything went dark. अब यहाँ पर इसका हम इसकी थोड़ी सी करेक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो बॉक्स में लिखी हुई आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब शाम होने लगे और दिन की रोशनी कम हो जाए तो हम गेट डार्क या ग्रो डार्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गेट डार्क या ग्रो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कमरे या इमारत की तमाम बत्तियां बुझ जाएं तो फिर हम गो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हल्का सा शाम का वक्त हो जाए, अंधेरा छाने लग जाए, तो जैसे मगरिब का वक्त होता है, तो फिर क्या होगा, ये ग्रो डार्क या गेट डार्क इसके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब रात हो जाए और रोशनी सिर्फ बल्ब की रोशनी से हो या लाइट्स की रोशनी से हो या कैंडल की रोशनी से हो, और जब ये बुझ जाए तो फिर क्या होता है, गो डार्क होता है, और प्लंग्ड इनटू डार्क, यानी कि अंधेरे में छलांग लगाना। प्लंग्ड इनटू डार्क का मतलब है अंधेरे में कूद पड़ना। तो अब समझ आ गई होगी आपको। दोबारा एक बार मरतबा इसको रिमाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर 6 है डे आफ्टर डे। अब एक होता है डे बाय डे, एक होता है डे आफ्टर डे। अब इनके दरमियान जो करेक्शन है वो देख लें, वो कर लें आप। डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। इनकरेक्ट सेंटेंस है कि दिन ब दिन जो है ना दुनिया क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। डे बाय डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, इसके लिए डे बाय डे आएगा। Men and women have to work in overcrowded offices day by day. Men and women have to work in overcrowded offices day after day. कि मर्दों और औरतों को, ओवरक्राउडेड का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा दफ्तर में हजूम हो जाता है, वहां पर दिन ब दिन काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर डे आफ्टर डे और डे बाय डे के दरमियान जो है ना, उर्दू में देख जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। डे आफ्टर डे क्या होता है, लगातार ये किसी काम को बार बार करने, खास तौर पर नाखुशगवार तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसा काम जो बार बार किया जाता है और नाखुशगवार हो, दिल से ना करे बंदा। जैसे कि दफ्तरों में आप देखिए काम वगैरह कर रहे होते हैं, बार बार एक ही काम होता है, लेकिन वो दुरुस्त ना हो तो बार बार क्या होता है, वही काम करना पड़ता है। या ओवर क्राउडेड पीपल की वजह से, लोगों के दफ्तर में ज्यादा हजूम की वजह से क्या होता है, ये काम करना पड़ता है। इसको डे आफ्टर डे कहते हैं। और डे बाय डे क्या होता है,
किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि दुनिया दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो डे बाय डे आएगा। और दफ्तर में जो मर्द और खवातीन या हजरात काम करते हैं, तो क्या होता है, वो डे आफ्टर डे काम करते हैं, क्योंकि दफातर में हमेशा क्राउडेड होती है, पब्लिक होती है, और नाखुशगवार तरीके से इंसान काम कर करके बोर हो जाता है। नंबर 7 है डाई। पीपल से शी डाइड विद नमूनिया। पीपल से शी डाइड ऑफ नमूनिया, यहाँ पर डाई ऑफ आएगा। डाई ऑफ आर फ्रॉम अ डिजीज, हार्ट अटैक, हंगर एटसेट्रा। यानी कि देखो उर्दू देख ले, उर्दू आपको समझ आ जाएगी। किसी बीमारी, हार्ट अटैक या भूख से मरने के साथ डाई के बाद ऑफ लगाया जाता है या फ्राम। यानी कि डाई ऑफ होता है या डाई फ्राम होता है, डाई विद नहीं लगाते। बीमारी, हार्ट अटैक या भूख से मरने के लिए डाई ऑफ, डाई फ्राम। ही डाइड फ्राम हंगर, ही डाइड ऑफ हंगर, ये दुरुस्त है। डाई ऑफ शेम या एम्बेरसमेंट, डिस्पेयर और ग्रीफ, शौक, शर्म, किसी परेशानी, मायूसी और सदमे से मरने के लिए भी डाई ऑफ लगाया जाता है। अब देखिए डाई ऑफ किसके लिए, बीमारी से बंदा मरता है, हार्ट अटैक से, भूख से, शर्म, किसी परेशानी, मायूसी या सदमे से मरने के लिए क्या लगाया जाता है, डाई ऑफ लगाया जाता है या डाई फ्रॉम। डाई विद नहीं लगाते। When he told me the price, I nearly died of shock. जब उसने मुझे कीमत बताई तो मैं सदमे से मरने लगा था, मरने के करीब ही था। डाई फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस और पोल्यूशन, के पोल्यूशन या वायलेंस के असरात से मरना। ही डाइड फ्रॉम अ बुलेट वुंड इन द चेस्ट, के गोली ने सीने में जख्म कर दिया जिससे बंदा मर गया। आलूदगी, तशद्दुद के असरात, जख्मों या बंदूक की गोली से मरना डायफ्राम होता है। देखिए आलूदगी, तशद्दुद के असरात, जख्मों या बंदूक की गोली से मरना, उसके लिए डायफ्राम, और बाकी सब के लिए डाई ऑफ लगेगा। पीपल प्रिडिक्ट दैट मोर पीपल विल डाई फ्रॉम देयर इंजरीज, कि काफ़ी जो लोग हैं वो जख्म या गोली के लगने से क्या होता है, मर जाते हैं, तो डाई फ्राम होगा। डाई विद लिखना गलत अंग्रेजी है, बस ये बात याद रखें। डिग्री क्या है, डिग्री। ही इज स्टडिंग फॉर अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। ही इज स्टडिंग फॉर अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट ऑफ। आपने अगर किसी मखसूस सब्जेक्ट में डिग्री लेनी है तो डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे डिग्री इन कंप्यूटर, अ डिग्री इन फिजिक्स, अ डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो डिग्री ऑफ लगाना ये इनकरेक्ट हो। I have come here to obtain a master's degree in international journalism. I have come here, यहाँ पर here आएगा, to do a master's degree in international journalism. अब इंटरनेशनल जर्नलिज्म ये एक सब्जेक्ट है, इसमें डिग्री हासिल करने के लिए वो मैं यहाँ पर आया। अच्छा, डिग्री जो हासिल की जाती है उसके लिए हमेशा डू का लफ्ज लगाए, आगे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपने किसी चीज में डिग्री हासिल करनी है, वो तो आ गया इन प्रीपोजिशन, लेकिन साथ में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल होगा तो उसके लिए डू, टेक, गेट, तीन ये वर्ड आएंगे, डू, टेक और गेट। ये डू का मतलब करना, टेक हासिल करना, ये लेना, गेट हासिल करना, गेट अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करने का मैं सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर इसमें दो मिस्टेक आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। एक तो डिग्री करना हमेशा डूइंग होता है, टेकिंग होता है, गेटिंग होता है, या फिर और जो किसी सब्जेक्ट में होती है वो उसके साथ आपने इन लगाना है, आप नहीं लगाना। डिफिकल्टी, शी हैड अ डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ वीजा। शी हैड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ वीजा। देखो छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको याद करनी चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती है, आपका सेंटेंस मुकम्मल इनकरेक्ट हो गया। अब देखो डिफिकल्टी, शी हैड अ डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वीजा, शी हैड अ
शी हैड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वीजा, यानी कि एक कट जाएगा और डिफिकल्टी के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट डिफिकल्टी। हैव डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्टीज होता है या हैव डिफिकल्टी, ये तो हम दुरुस्त है, हैव डिफिकल्टी या हैव डिफिकल्टीज इन डूइंग समथिंग। आपने आ डिफिकल्टी या हैव अ डिफिकल्टी ये नहीं लिखना, ये इनकरेक्ट है। समटाइम्स ही हैज डिफिकल्टी इन मेकिंग हिमसेल्फ अंडरस्टूड। अच्छा अब देखो यहाँ पर हैज डिफिकल्टी, हैव डिफिकल्टी या डिफिकल्टीज दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैव अ डिफिकल्टी इनकरेक्ट होगा। और एक और वर्ड आया समटाइम्स, जिसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसके साथ यस का इजाफा हमेशा रहेगा और हमेशा ये वर्ड समटाइम्स इस्तेमाल होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है लॉन्ग वे। अब ये क्या होता है, ये इससे पहले उर्दू पढ़ लें। जब हम दो जगहों के दूर दराज वाक़या होने का जिक्र करते हैं, दो जगहों के दरमियान फासला तय करते हैं, जैसे कि आप अपने घर से स्कूल का फासला तय करते हैं, तो ये लॉन्ग वे होगा। और जब आप कोई फासला तय करते हैं, वैसे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं या वैसे कोई सफर करते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस होगा, उतना फासला आपने तय किया, दो चीज़ों के दरमियान मुतय्यन नहीं होगा। तो हम अच्छा देखिए, जब हम दो जगहों के दूर दराज वाक़ होने का जिक्र करते हैं तो हम लॉन्ग वे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस का लफ्ज़ फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि दो चीज़ों के दरमियान दूरी को ज़ाहिर करने के लिए। अब देखिए, इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच। अब दो होटल और बीच के दरमियान जो फासला है उसको लॉन्ग डिस्टेंस लिखेंगे या लॉन्ग वे लिखेंगे। इट वॉज अ लॉन्ग वे बिटवीन द होटल एंड द बीच, लॉन्ग वे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, पहला फिक्र इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग वे जो है ना वो क्या है, करेक्ट है। आप इस तरह देखिए, माई फ्लैट व्हेन यू वांट टू से दैट दो टू प्लेसेस आर फार अपार्ट यूज अ लॉन्ग वे नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग वे इस्तेमाल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करना। माई फ्लैट इज क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कंपेयर आई हेट ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस। आप देखो मेरा फ्लैट जो है ना यूनिवर्सिटी से क्या है, दूरी के फासले पर है, लॉन्ग वे ठीक है, ये फिक्रा सेंटेंस करेक्ट है। कंपेयर आई हैड ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस, कि मैं लंबी ड्राइविंग क्या करता हूँ, नापसंद करता हूँ, तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस आएगा, ये इसके दरमियान कोई भी फासला नहीं है। आप लंबी लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग आपको पसंद नहीं है, चाहे जितना फासला भी हो, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन जब दो चीज़ों के दरमियान का फासला, दो चीज़ें मुख्तस हो जाएं, तो उसके लिए लॉन्ग वे इस्तेमाल होगा। फिर है एक्सरसाइज, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू सम एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। देखें, एक्सरसाइज अनकाउंटेबल नाउन, फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, स्विमिंग। एक्सरसाइज से मुराद अगर जिस्म को मजबूत बनाने के लिए चंद मखसूस किस्म की वर्जिशें हों तो इसे काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जमा बन जाती है। यानी कि एक्सरसाइज से मुराद अगर जिस्म को मजबूत बनाने के लिए चंद मखसूस वर्जिशें हों तो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर इसे अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद बेहतर चलना, तैरना वगैरह होता है। इससे मुराद मखसूस वर्जिशें नहीं होती कि आप बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं तो चलते फिरते फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ये काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन जब मखसूस वर्जिश हो, जिससे जो है आपने जिस्म को मजबूत, जैसे कि वेट लिफ्टिंग होता है, मखसूस वर्जिश है, तो इस तरह लॉन्ग रेस होता है, इस तरह, ठीक है, आपने क्या करना है कि ये कौन सी बनेगी, ये काउंटेबल बनेगी, और अनकाउंटेबल होती है जो वैसे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। अब ये देखो, पहला सेंटेंस है बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। इनकरेक्ट है, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू सम एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर, कि एक्सरसाइज नाश्ते से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ और क्या करता हूँ, फिर उसके बाद शावर लेता हूँ। आई एडवाइज यू टेक एज मैनी एक्सरसाइजेज एज यू कैन आएगा, यूर कैन इनकरेक्ट है। आई एडवाइज यू टू टेक एज मच एक्सरसाइज एज यू कैन, ठीक है ना, आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं करें, आप कर सकते हैं उतनी करें। तो मैनी यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मच है इनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। आई एडवाइज यू टू एक्सरसाइज एज मच एज यू कैन, ये भी करेक्ट है।
देखिए एक्सरसाइज काउंटेबल नाउन अ मूवमेंट और सेट ऑफ मूवमेंट्स दैट यू डू रेगुलरली टू कीप और मेक अ पार्ट ऑफ योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कि रोजाना कोई वर्जिश करते हैं जिससे क्या होता है कि आप अपने जिस्म को मजबूत रखना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। और वो वैसे हफ्ते में एक दो बार आप लॉन्ग वॉक पे चले जाते हैं या वॉक पे स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये अनकाउंटेबल होगा। अब है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को, इसके साथ होता है होप, उम्मीद करना। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। मैं तवक्को करता हूँ या मेरा मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टी में जरूर आएंगे, तो फिर ये आएगा आई होप दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। और होप क्या होता है, देखिए होप होता है, आप देख लें, एक्सपेक्ट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका अंदाजा हो कि कोई शे रूनमा होने वाली है, इसके रूनमा होने की तवक्को है। जबकि होप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी खुशी का इजहार करते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट इम्कान के लिए और होप जो है ना खुशी या इजहार या तमन्ना के लिए। जैसे कि बारिश होने वाली है, हम उसकी तवक्को कर सकते हैं कि इम्कान है। और होप क्या होता है कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि आज काश बारिश आ जाए, तो ये होप होगी, ये उम्मीद होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी ड्राइविंग करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को सेफ तरीके से ले जाएंगे, तो ये होती है उम्मीद। अब देखिए इंग्लिश देख ले, यूज एक्सपेक्ट व्हेन यू हैव अ रीजन फॉर थिंकिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज रीजन है, रीजनेबल है और वाक्य होने वाली है, तो एक्सपेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हर हस्बैंड डज नॉट लाइक ट्रैवलिंग सो आई एक्सपेक्ट शी विल कम ऑन हर ओन। कि उसका हस्बैंड जो है ना वो ट्रैवलिंग को नापसंद करता है, तो आई एक्सपेक्ट मैं तो करता हूँ शी विल कम, वो आ जाएगी, अन हर ओन, खुद अपने तरीके से आ जाएगी, वो तो करता है, उसे उम्मीद है, यानी कि एक एक्सपेक्ट की है, इम्कान है कि वो खुद आ जाए, उसके जो हस्बैंड है ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता। यूज होप टू एक्सप्रेस अ विश, आई होप यू हैव अ सेफ जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को बाहिफाजत ले जाएंगे, कि आपका सफ़र अच्छा हो। मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि आप मतलब जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इम्तिहान में पास कर जाते हैं, ये खुशी का इम्कान है, ठीक है ना। तो ये खुशी के लिए चीज़ इस्तेमाल होती है, उसे होप कहते हैं। और जो कोई तवक्को हो, कोई इम्कान हो किसी चीज़ के लिए, तो फिर क्या होता है, उसको एक्सपेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं फार। और फार और लॉन्ग वे वही बात है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क देख लें। मैंने पहले बताया था डिस्टेंस, डिस्टेंस, लॉन्ग वे और फार, ये तीन लफ्ज हैं। आप देख लें, इसकी पहले उर्दू देख लेते हैं हम थोड़ी सी। फार आमतौर पर सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मुस्बत फिक्रों में लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता मुस्बत फिक्रों में फार को फ्रेजेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रेज में आते फार अवे, अच्छा ये जो फार अवे है, तो फिर क्या होगा, ये फ्रेज है, तो इसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस्तेमाल करें फार को, वो नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में आएगा। देखिए फार इज मेनली यूज इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हाउ फार इज इट टू बी द स्टेशन, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। लाहौर इज नॉट फार फ्रॉम साहिवाल, लाहौर साहिवाल से दूर नहीं है। आप देखो इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फार का इस्तेमाल हुआ है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमलों में पीपल यूजुअली से अ लॉन्ग वे, और लॉन्ग वे का मैंने एक और बताया था कि दो चीजों के दरमियान लॉन्ग वे लिखा जाता है, जैसे कि घर से स्कूल का डिस्टेंस, ये लॉन्ग वे आएगा। देयर हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन सेंटर, टाउन सेंटर से उसका घर क्या है, लॉन्ग वे है, दूर है, इतना दूर है, हम कह सकते हैं दूर है या रास्ते में है, तो ऐसे कह सकते हैं। Far is used in affirmative sentence only when it appears in phrases such as too far. Too far का मतलब होता है बहुत दूर। नेगेटिव सेंटेंस में टू जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंस है। क्वाइट फार, बहुत दूर, ज्यादा दूर, फार अवे, दूर। आई सजेस्ट यू टेक द बस, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि बस ले लो। इट इज टू फार टू वॉक, ये बहुत दूर का फासला है कि तुम पैदल इसको तय नहीं कर पाओगे। टू जब लेके जाए ना, इसका मतलब है कि इतना दूर है कि आप पैदल नहीं तय कर पाओगे, ठीक है। फार का मतलब क्या होता है, दूर, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में या फ्रेजेस में। और लॉन्ग वे होता है दो चीजों के दरमियान का फासला, और लॉन्ग डिस्टेंस होता है जब आप क्या करते हैं, कोई फासला तय करते हैं लेकिन फिर कोई इसके अंदर वो ना हो, इसके अंदर आप कह लें कि कोई कंपैरिजन ना हो, कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से लॉन्ग वे पे चले जाते हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि लंबा फासला तय कर लेते हैं, मुख्तसर ना हो। अब है फीवर। आई हैड अ कोल्ड एंड हैड अ हाई फीवर। आई हैड cold and had a high temperature. When someone feels rather ill and their body is hotter than usual, they had a high temperature. देखो आम रूटीन से ज्यादा इंसान का दर्जा हरारत हो जाए तो फिर आपने हाई टेम्परेचर लगाना है, और जबकि फीवर नहीं लगाना। और ये याद रखें, टेम्परेचर और फीवर में थोड़ा सा फर्क है। देख नीचे देखें, शी इज इन बेड विद अ हाई टेम्परेचर, ये तो ठीक है। A fever usually refers to a dangerously high body temperature or the disease that produces this. It seems as if the fever would shakes him into pieces. अब देखिए, ऐसा लगता है कि उसको इतना बुखार चढ़ गया कि उसके जिस्म को तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। यानी कि फीवर कह सकते हैं कि इंतहा हद तक बंदा मर भी सकता है। और जबकि टेम्परेचर होता है कि हल्का फुल्का इंसान की थकावट की वजह से हो जाए तो टेम्परेचर फील होता है, इसे लाइट कहते हैं। आम रूटीन से ज्यादा दर्जा हरारत हो जाए इंसान के जिस्म का तो उसे हाई टेम्परेचर कहते हैं। जबकि जैसे कोल्ड या फ्लू की वजह से जो हो जाता है उसे टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हाई फीवर का मतलब होता है बुखार, शिद्दत का बुखार, जान तोड़ बुखार, जैसे डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है, या आप कह सकते हैं कोरोना की वजह से आपको कोई मतलब मसला हो सकता है। फ्लू, नेक्स्ट है फ्लू। आई थिंक आई हैव कॉट अ फ्लू। आई थिंक आई हैव कॉट द फ्लू। फ्लू और द फ्लू, नॉट अ फ्लू। अब देखिए, फ्लू लिखें या द फ्लू, आपने अ फ्लू नहीं लिखना, यानी कि ए फ्लू लिखना गलत है, इनकरेक्ट है। फ्लू या द फ्लू लिखें। दे आर बोथ ऑफ वर्क विद फ्लू। दोनों दो बंदे दोनों छुट्टी पर हैं क्योंकि उनको क्या हुआ है, फ्लू हुआ है। विद फ्लू आएगा, द फ्लू आएगा, फ्लू आएगा तो अ फ्लू नहीं आएगा। काइंड ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ देख लें क्या होता है। आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। देखिए भाई, काइंड क्या है, काइंड, सॉर्ट एंड टाइप, इन तीनों का मतलब होता है किस्म, किसी चीज की किस्म, अकसाम वगैरह को। काइंड, सॉर्ट, टाइप, अकसाम। और काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है। आफ्टर मैनी, all these and other plural meaning use kind, sorts, types। देखिए, many आ जाए, all आ जाए, these आ जाए, या दूसरे बाकी जो वर्ड हैं जो मतलब 2, 3 यानी काउंटिंग जो वर्ड हैं तो प्लूरल मीनिंग रखते हैं, उनके साथ ये काइंड, सॉर्ट्स या टाइप्स लगाएंगे। These kinds of fruit do not grow in cold climate। इस किस्म के फ्रूट जो है ना वो ठंडे मौसम में नहीं उगते। Imprisonment is not a good way of reducing this kind of crimes। इनकरेक्ट है। Imprisonment is not a good way। Imprisonment एक अच्छा तरीका नहीं है of reducing this kind of crime। इस किस्म का जुर्म को कम करने के लिए कैद जो है ना एक अच्छा तरीका नहीं है। Imprisonment is not a good way of reducing these kinds of crime। ये भी करेक्ट है। अच्छा देखिए, these kinds of crime, this kind of crime, एक किस्म का हो तो दिस काइंड ऑफ क्राइम आएगा। ज्यादा किस्म के जराइम हो तो दीज काइंड ऑफ क्राइम्स आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्लिक्शन पेश आएगी, इसमें दो राय हैं, इसके बारे में देख लें क्या है। काइंड और सॉर्ट और टाइप ऑफ सिंगुलर फॉर्म। देखो, अगर काइंड, सॉर्ट या टाइप आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, किसकी, नाउन की। दिस काइंड ऑफ एनवेलप, जैसे कि दिस, अब ये क्या हो गया, ये एक सिंगुलर है, काइंड आ गया, ऑफ एनवेलप ये सिंगुलर आ गया, वर्ब ये नाउन। लेकिन अगर आ जाए काइंड, सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, अब वो कहते हैं कि काइंड, सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर लफ्ज भी आ सकता है या नाउन आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जैसे दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप्स, ये भी दुरुस्त है। these kinds of envelope, ये भी दुरुस्त है। that after kinds, sorts, types of plural form, some careful writers prefer a singular form। इसमें ये कहता है कि कुछ राइटर जो बहुत मोहतात रखते हैं इसके इस्तेमाल में, मोहतात या केयरफुल होते हैं इस मामले में, तो कहते हैं कि काइंड्स या सॉर्ट्स या टाइप्स, ये अब ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ हमेशा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि नाउन को आप सिंगुलर लिखें, ठीक है ना।
नाउन को आप क्या लिखे, सिंगुलर लिखे। जैसे कि दीज काइंड ऑफ एनविलॉप, दीज काइंड ऑफ एनविलॉप्स, ये भी दुरुस्त है। पर दोनों तरीके से दुरुस्त है। आपने इसको काइंड को ध्यान रखना है कि अगर एक किस्म को या ज्यादा किस्म का, अगर एक किस्म को तो दिस काइंड, ज्यादा किस्म को तो दीज काइंड्स, ये बात आपने याद रखनी है। आगे जो नाउन है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी। जो ज्यादा केयरफुल है वो इसको सिंगुलर को प्रेफर करते हैं। अब आ जाता है हायर और रेंट। हायर और रेंट में क्या फर्क है, पहले इसकी थोड़ी सी उर्दू पढ़ लेते हैं, देख लें। हायर से मुराद आम अशिया की, आम इस्तेमाल की अशिया, मसलन सूट, बाईसाइकिल या मीटिंग हॉल वगैरह को आर्थिक तौर पर पेमेंट करके थोड़े अरसे के लिए लेना। पेमेंट एक ही किस्त में की जाती है, यानी कि हायर करना, जैसे कि आप शादी हॉल बुक कर लेते हैं या हायर कर लेते हैं तो फिर वो एक आर्थिक तौर पे होता है और आप एक किस्त में उसको पेमेंट दे देते हैं। रेंट से मुराद है किसी दुकान, मकान, टेलीविजन सेट वगैरह को ज्यादा अरसे के लिए हासिल करना। पेमेंट मुख्तलिफ किस्तों में भी अदा की जाती है। आप देखिए, आप दुकान रहते हैं, दुकान आपने बनानी है, चलानी है, तो फिर क्या होगा, आप मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे या पेमेंट करेंगे तो किस्तों में देंगे, तो फिर वो काफी अरसे आपके पास रहेगी, तो वो रेंट पे होगी। इस तरह आपने हायर करना है 1-2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। आप जैसे कि शादी हाल, शादी हाल आप देखो, शादी हाल मुकम्मल तौर पर नहीं लेंगे, लेकिन रेंट पे लेंगे तो फिर आगे क्या होगा, वो काफी अर्सा आपके पास रहेगी। हायर का मतलब होता है 2-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए उसको हायर कर लेते हैं, एक वक्त के लिए। इस तरह एक कार है, बाईसाइकिल है, या किसी चीज को आप हायर कर देते हैं, अपनी जरूरत पूरी करके उसको क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं और वो अपनी राह और आप अपनी राह पे चल जाते हैं। इस तरह रेंट जो है ना, रेंट एक मुस्तकिल चीज है। इसमें यह होता है कि आपने एक मुआहदा लिख लिया और क्या हुआ कि आपने मंथली इसकी या वीकली या जिस तरह भी होगी किस्तों में आपने पेमेंट करनी है, और इसके साथ ही क्या होगा कि वो आपने काफी अर्सा वो चीज आपके पास रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेंट। अब देख लें, अब हम इसको देख लेते हैं, इसके सेंटेंस। हायर, आई एम हायरिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी। आई एम रेंटिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट बन के जाते हैं तो क्या होगा, आप रेंट पे लेंगे, हायर पे लेंगे। हायर में तो ये होगा ना कि आपने एक दिन के लिए ले लिया, जो रेंट पे तो यह है कि आपने अपना सेशन कंप्लीट करना है, आप सेशन कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ेंगे तो रेंट आएगा। इन ब्रिटिश इंग्लिश, यू हायर अ सूट, मीटिंग हॉल, बाईसाइकिल, फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड का मतलब मछली पकड़ने वाली डोरी। यू ऑब्टेन दीज थिंग्स फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है हायर, बाय मेकिंग अ सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट होती है इसकी। यू रेंट अ हाउस, शॉप, अपार्टमेंट, टेलीविजन यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या होता है फिर, किस्तों के जरिए सीरीज ऑफ पेमेंट, और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इन अमेरिकन इंग्लिश, यू ऑलवेज रेंट समथिंग नॉट हायर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज और लेंथ ऑफ अरेंजमेंट। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको रेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए ले, चाहे 1 दिन के लिए ले, चाहे 10 दिन के लिए ले, चाहे 10 साल के लिए, रेंट ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए, ब्रिटिश के लिए आपने क्या करना है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए हायरिंग और लॉन्ग पीरियड के लिए आप रेंटिंग या रेंट आएगा। ठीक है। मैरिज, मैरिज क्या होता है, व्हाई डिडंट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज। आपने मुझे अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया। व्हाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर वेडिंग। अब वेडिंग, यहां पर वेडिंग आया है और मैरिज, दो चीजें हैं। अब देखो, वेडिंग दुरुस्त लिखा है इसने, मैरिज इनकरेक्ट लिखा है। अब देखो, निकाह की जो रस्म, अब देखिए मजहबी तकरीब यानी निकाह की रस्म जिसमें मर्द और औरत को मियां बीवी बनाया जाता है, उसे कहते हैं मैरिज, के जिसमें एक मजहबी तकरीब होती है, उसमें आप निकाह की, मतलब मजहबी तकरीब में क्या होता है कि एक मियां बीवी, 2 निकाह, एक मतलब मौलवी, ये एक रस्म हो गई, तकरीब हो गई, यानी कि मजहबी तकरीब। उसमें एक लड़के और लड़की को मियां बीवी बनाया जाता है, या एक औरत मर्द को मियां बीवी बनाया जाता है, उसे मैरिज कहते हैं। जबकि वेडिंग जो होती है वो निकाह की रस्म, इस सिलसिले में जो तकरीब मुनक्कद की जाती है, जैसे शादी हाल बुक कर लिया, आपने दोस्तों को बुलाया, तो उसको वेडिंग सेरेमनी या और दावत बुलाने के लिए वेडिंग इनविटेशन कहते हैं। मैरिज इनविटेशन नहीं होता, वेडिंग इनविटेशन होता है। अब समझ आ गई कि एक मर्द औरत को निकाह करके मियां बीवी बनाने की जो एक मजहबी तकरीब होती है छोटी सी, उसको क्या कहते हैं, वो होती है मैरिज, शादी हो गई। और जब आप वेडिंग सेरेमनी करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी तकरीब होगी। आप जो निकाह के मामले में, वो निकाह के मामले में होगी, निकाह की वजह से आपने तकरीब रखी है, तो फिर क्या होगा कि फिर इसको क्या कहते हैं, वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। जैसे वलीमा वगैरह हो गया,
या फिर आप कोई बहुत बड़ा शादी हाल बुक कर लेते हैं, उसको कहते हैं वेडिंग इनविटेशन या वेडिंग सेरेमनी। अब आ जाते हैं मिनट। लफ्ज मिनट जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं? द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 past 3। द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 minutes past 3। When telling the time, minutes must be used after all number except 5, 10, 20 and 21। अब देखो यहाँ पर एक लफ्ज है, अब आपको समझ आ जाएगी कि वक्त को लिखते वक्त तमाम 5, 10, 15, 5, 10, 20, 25 मिनट को मिनट के लफ्ज के बगैर लिखे, बाकी आदाद के साथ मिनट्स का लफ्ज लिखे। जैसे कि आप देखो इट इज 20 past 10, ये करेक्ट है कि 10:20 हो चुके हैं, लेकिन हमने पढ़ा है एक सेंटेंस, वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ट्रेन जो है वो 12 minutes past 3 के 3:12 पे पहुंची। जब आप 12 लिखेंगे ना, 12 तो उसके साथ मिनट्स का लफ्ज आएगा। जबकि आप लिखेंगे वो के 5:20 पे पहुंची, तो फिर आप उसके लिए क्या लिखेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वो वक्त लिखेंगे, उसके साथ मिनट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए इट इज 20 past 10 के 10:20 हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मिनट का लफ्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ा जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि 10:20। जैसे कोई पूछता है क्या वक्त है, 10:20 हो गए हैं। जबकि 21 मिनट होगा ना, तो ये हो जाएगा इट इज 21 minutes past 10 कि 10:21 हो चुके हैं। ऐसे जब मिनट से लिखेंगे तब एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा। अब आ जाते हैं मिस्टर। अभी 4 वर्ड होते हैं, मिस्टर, मिसिज, मिस, MISS मिस और MS मिज। तो फर्स्ट नेम और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सरनेम आता है। अब देखो मिस्टर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो गैर शादीशुदा मेल हो, यानी कि लड़का या मत कह सकते हैं। मिसिज कहते हैं जो शादीशुदा औरत हो, मिस कहते हैं जो गैर शादीशुदा हो, और मिस कहते हैं कि जिसके बारे में इल्म ना हो कि ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जॉन। आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जॉन स्मिथ। अब देखिए स्मिथ ये कास्ट का नाम है, यानी कि आप देखिए कुनियत है। सरनेम किसे कहते हैं? याद रखिए सरनेम होता है कुनियत, यानी कि फैमिली नेम। जैसे कि गुज्जर, हम अपनी इसमें अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में देखें, गुज्जर, राजपूत, अच्छा सिंधी, या मतलब कोई और जो भी जात का नाम है, सरनेम हो, जो फैमिली नेम हो, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिस्टर, जैसे हम कह देते हैं मिस्टर बाजवा, मिस्टर राना, मिस्टर सैयद, मिस्टर राजपूत। अब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके साथ सरनेम भी लिख सकते हैं, और फिर क्या सा इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए डेयर के साथ सिर्फ सरनेम लिखिए, देखिए डेयर बाजवा, डेयर राजपूत,